मैं उनके साथ कॉलेज में आया और जब मैं कॉलेज में आया तो जो प्रचार करने का तौर तरीका था, तो छात्र नेता लोग बच्चों से मिलते थे, दुआ सलाम करते थे, लेकिन अपनी बातें कहने में संकोच करते थे। मैंने कहा भाई इस तरीके से चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। आपने कभी चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने चुनाव अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, मैंने चुनाव लड़वाया जरूर है और सरकार का स्टैंड इस पे जो क्लियर है कि सभी बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जाए। इसकी तो विपक्ष के पास मुझे लगता है कि मुद्दे बचे नहीं हैं। वो जबरदस्ती के मुद्दों को या टारगेटेड मुद्दों को लेकर के वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। जैसे कभी कुलदीप सेंगर को टारगेट कर लेते हैं, कभी ब्राह्मणों की मीटिंग बैठ जाती है तो उसको टारगेट कर लेते हैं, क्यों हो रही है मीटिंग। हमारा जौनपुर जो है वो इत्र इमृति और IAS IPS के लिए जाना जाता है, शिक्षा की नगरी है। लेकिन दो बाहुबलियों के झगड़े में जौनपुर की जो इमेज और विपक्ष के द्वारा भी जो इमेज बनाई गई। नमस्कार, मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं कौतुक न्यूज। इस बार हमारे साथ आज के खास मेहमान है छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले और अभी जौनपुर के बहुचर्चित व्यक्ति विराज ठाकुर जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा, मैं एक्चुअली था मर्चेंट नेवी में और यहाँ मैं आया हुआ था छुट्टी पे जी। और हमारे एक मित्र हैं अविनाश सिंह बीके, वो TD कॉलेज में उस वक्त शासन का चुनाव चल रहा था जी। तो वो हमारे संपर्क में थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप छुट्टी पे हैं तो चलिए कॉलेज घूम आइए। मैं उनके साथ कॉलेज में आया और जब मैं कॉलेज में आया तो जो प्रचार करने का तौर तरीका था, तो छात्र नेता लोग बच्चों से मिलते थे, दुआ सलाम करते थे, लेकिन अपनी बातें कहने में संकोच करते थे। मैंने कहा भाई इस तरीके से चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। आप जब तक छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे नहीं, और चुनाव किस लिए जरूरी है, ये चुनाव जो हो रहा है कॉलेज में तो किस लिए हो रहा है, छात्र हितों के लिए हो रहा है। जब तक छात्रों को आप उनके हितों के बारे में नहीं एक्सप्लेन करेंगे, जब तक बताएंगे नहीं, तो उनको ये नहीं लगेगा भाई छात्र संघ का जो चुनाव रही जरूरी है। उनको लगता है कि भाई क्लास चल रही है, छात्र नेता लोग आते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और ये ठीक नहीं है, ये चुनाव नहीं होना चाहिए। उनके माइंड में निगेटिविटी थी। तो फिर मैंने इस चुनाव में अविनाश सिंह बीके के चुनाव को मैंने लीड किया और फिर मैं लोगों के बीच गया, मैंने बातें रखना शुरू किया कि भाई शासन चुनाव क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है, इससे आप लोगों का क्या क्या फायदा होता है, गवर्नमेंट की जो सरकारी तमाम स्कीम है वो आप तक कैसे पहुंचेंगी, है कि नहीं। तो फिर यहीं से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे चुनाव हुआ, उसमें अंशुमान सिंह मोनू चुनाव जीते। खैर वो एक दिन के लिए ही अध्यक्ष रहे, कॉलेज में विवाद हुआ, फिर चीजें हुई, फिर इसी से शुरुआत हुई हमारी। आपने कभी चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने चुनाव अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, मैंने चुनाव लड़वाया जरूर है, लेकिन मैंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा नहीं और आगे लड़ने की तैयारी है, लड़ेंगे। नहीं तो लड़िएगा तो आप खुद से चेंजेस कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल चेंजेस करेंगे। और तो क्या क्या बदलाव आया आपने? नहीं, देखिए, पहले चीज तो जो शासन चुनाव को लेकर के लोगों के मन में नेगेटिविटी थी, तो बच्चे जो उस वक्त जो पढ़ रहे थे उनको पॉजिटिव करना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तमाम छात्र छात्राएं थे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको तो डिस्टर्बेंस महसूस होता था। जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे, कॉलेज में बस घूमने टहलने के लिए आते थे, तो उनको तो आनंद आता, मजा आता था कि चलो भाई चुनाव चल रहा है, इतने सारे लोग हैं, चलो घूमो फिरो, इस तरीके से चीजें थी। लेकिन जो बेसिक मुद्दा था जिसलिए चुनाव हो रहा है वो किसी को पता ही नहीं था। क्यों हो रहा है, उससे हमको चुनाव होगा तो हमको क्या बेनिफिट है, हमारी आवाज कौन उठाएगा, हम कैसे मजबूत होंगे, छात्र एकता कैसे मजबूत होगी, उन सबसे कोई लेना देना नहीं था। तो इस चीज को हम लोगों ने लोगों को बताया। हर क्लास में जाते थे हम लोग, भाषण देते थे, 10-5 मिनट रिक्वेस्ट करके टाइम लिया जाता था, उसमें उनको बताया जाता कि भाई शासन चुनाव आपके हितों के लिए है, इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। अगर आप अपना छात्र नेता चुनते हो तो आपकी बात रखेगा, कोई भी दिक्कत समस्या किसी भी छात्र को होगी तो अब छात्र नेता ही होता है जो आपकी बात को रखता है। तो इस बार जौनपुर की राजनीति में क्या देख रहे हैं? देखिए, जौनपुर की राजनीति में मतलब जिला पंचायत अध्यक्षी से, जिला पंचायत से, ग्राम प्रधान से पूछ रहे हैं या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव? निकाय चुनाव और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी फिलहाल अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास मुझे लगता है कि मुद्दे बचे नहीं है।
वो जबरदस्ती के मुद्दों को या टारगेटेड मुद्दों को लेकर के वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। जैसे कभी कुलदीप सेंगर को टारगेट कर लेते हैं, कभी ब्राह्मणों की मीटिंग बैठ जाती है तो उसको टारगेट कर लेते हैं, क्यों हो रही है मीटिंग। कभी धनंजय सिंह को टारगेट कर लेते हैं, कभी ब्रजभूषण शरण को टारगेट कर लेते हैं, कभी राजा भैया को टारगेट कर लेते हैं, कभी ब्रजेश सिंह को टारगेट कर लेते हैं। तो वो छत्री बनाम बनाना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा है। लेकिन ये मंशा कहीं ना कहीं गलत है। इसके पहले भी माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे और उनकी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री छत्री समाज से रहे, तो उन्होंने जोड़ने का काम किया। और अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि द्वेष भावना की राजनीति करते हैं। उनके मतलब चेहरे पे उनकी शब्दों में मतलब एक अहंकार दिखाई देता है, एक सूझबूझ नहीं दिखाई देती। चलो भाई आप सहज नहीं है, सरल नहीं है, हमको लोगों को जोड़ के चलना नहीं। जैसे वो कोई भी बात करते हैं ना तो ऐसा दिखता है जैसे वो एग्रेशन में है, वो कटाक्ष करना चाहते हैं। कटाक्ष से राजनीति संभव नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति में आप तभी सफल होंगे जब हर पंथ, जाति, समुदाय के लोग आपके साथ होंगे, सबका समर्थन मिलेगा, तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। आप जातिगत भावना से समाज को तोड़ेंगे और तोड़ने वाला व्यक्ति बहुत दिन तक सफल नहीं हो सकता। जो लोगों को जोड़ के चलता है वो लंबी दूरी तक चलता है। अभी अपने बिहार चुनाव में देखा ही, जात विशेष की राजनीति करने से आप संकुचित हो जाते हैं और एक लिमिटेड दायरे में हो जाते हैं। इतना बड़ा देश है, इतने सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, इतने डेवलपमेंट के मुद्दे, आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये मैं बार बार मीडिया में देखता रहता हूँ, अखिलेश यादव जी और उनके जो पार्टी के विधायक हैं, बस ये जात विशेषी सरकार है, छत्रियों को टारगेट करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज भी देख रहा है। लेकिन विपक्ष तो इसलिए आरोप लगा रहा है क्योंकि बीजेपी विधायक जो है क्षत्रिय विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण विधायक अलग बैठक कर रहे हैं। बैठक करना गलत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं हिंदूवादी नेता हूँ, मैं हिंदुओं की बैठक करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं छत्री हूँ, मैंने मान लीजिए हिंदू धर्म मैंने जन्म लिया, मैं हिंदूवादी नेता हूं, मैं हिंदुओं का बैठक करता हूं। अपने लोगों को जोड़ के रखना, अपने लोगों के सुख दुख को जानना, ये किसी भी तरीके से आप जोड़िए समाज को। मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, कोई अपराध भी नहीं है कि नहीं? लोगों की नजर में हो सकता है, लेकिन भाई हमें तो गर्व की अनुभूति होती है। मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मुझे लगता है कि हम समाज को जोड़ के चल सकते हैं, हमारे पास नेतृत्व करने की क्षमता है। और समाज को जोड़ के चलने वाला व्यक्ति, चाहे मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, मैं अभी क्षत्रियों की बैठक करूं, तो इसमें गलत क्या है? हर व्यक्ति का ये अधिकार है। अगर ये गलत है, फिर ये जो जातिवादी पार्टियां बनी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, फिर तो ये सब गलत है। ये जितने लोग उंगली उठा रहे हैं, पहले वो खुद की तरफ तो देखें। अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, जातिगत पार्टी बनाना भी गलत है। लेकिन सर अगर आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल बातचीत था, विधायक जो बैठे हुए थे क्षत्रिय विधायक अलग और ब्राह्मण विधायक अलग, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के पंकज चौधरी, उन्हें क्यों ट्वीट करना पड़ा कि ऐसा कोई बैठक नहीं करना है? देखिए वो राजनीतिक विषय है और बैठक करने की स्वतंत्रता सबके पास, लेकिन वहीं फिर जो राजनीतिक दल से प्रेरित है भाई, उनके ऊपर तमाम राजनीतिक दलों का दबाव होता है कि आप इस तरीके का कृत्य करिए, इस तरीके का कृत्य मत करिए। वो उनका अपना विषय, वो पार्टी लाइन की अपनी गाइडलाइन है। वो प्रदेश अध्यक्ष जी को ऐसी गाइडलाइन मिली होगी तो उन्होंने ऐसा कहा। फिलहाल उस पर मैं उस हैसियत में नहीं हूं कि मैं उस लेवल पे जाके टीका टिप्पणी करूं। रही बात हमारी, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी यही है कि भाई सबको जोड़ के चलना इस समाज के लिए हितकारी होगा और देश के लिए हितकारी होगा, क्योंकि एकता में ही अखंडता है। तो तोड़ के चलने पे दिक्कतें हो सकती हैं। यूपी में निकाय चुनाव भी है, कई बहुत चर्चित लोग मैदान में, तो क्या लगता है इस बार पलड़ा किसकी तरफ? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि निकाय चुनाव जो होता है वो व्यक्ति विशेष का होता है, इसमें पार्टी लाइन का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। लोग व्यक्तिगत आपकी छवि को देखते हैं, आपका समाज में आचरण कैसा रहा है, समाज में कैसी गतिविधि रही है, आपका लोगों के यहाँ आना जाना किस प्रकार से रहा है, आप उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्लस एक जातिगत एक बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है, क्योंकि निकाय चुनाव में जितने निचले स्तर पे आप जाते हैं उतना जातिवाद बढ़ जाता है। अंतोगत्वा लास्ट में जब वोटिंग पड़ती है तो किस जात का कितना वोट है, जैसे ग्राम प्रधान के ही देख लीजिए, चाहे जिला पंचायत सदस्य का देख लीजिए, तो ये एक तो जातिगत फैक्टर हावी रहता है। यहाँ पे लोग विकास के मुद्दों को भूल जाते हैं। लेकिन जब भी विधानसभा आता है वहां भी जातिगत मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के होता है कि भाई हमें विकास भी चाहिए। लेकिन ये सब तो जो है निकाय चुनाव, निचले स्तर का चुनाव जो है, ये सब मुझे नहीं लगता है कि इसमें
कोई विकास की बात होती है वो तो जातिगत आधार पे ही चलता है, और जिसका आचरण अच्छा रहेगा, जिसको लोग स्वीकार करेंगे, वो चुनाव जीतेगा। और जो जीते हारे क्या ही फर्क पड़ता है, जो जीतेगा उसको भी शुभकामना, जो हारेगा उसको भी शुभकामना। विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा देखते हैं? मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि विधानसभा में अभी तक की जो स्थितियां चल रही हैं, अगर अखिलेश यादव जी अपनी वाणी पे विराम नहीं मैं लगाएंगे, जौनपुर का पूछ रहा हूँ सर। यहाँ भी समाजवादी पार्टी और भाजपा बराबरी पे लड़ती है, क्योंकि 9 विधानसभा सीटें हैं, 5 पे भाजपा और उनके घटक दल हैं, बाकी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो इस बार विधानसभा सीटें सुनने में आ रहा है बढ़ेंगी भी जौनपुर में 1-2। तो इस बार हमको लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा हमारे आकलन से। अगर बीजेपी की सरकार बनती है 2027 में, तो मुख्यमंत्री कौन बने? अब योगी जी हैं वो, भाई मैं कह रहा हूं, मैं उस लेवल पे अभी नहीं गया हूं कि मैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये तो चुनाव के बाद निर्णय लेने का काम पार्टियों का होता है। अब किस दल को ज्यादा सीट मिलेगा, कौन चुनाव जीतने वाला है, किसको ज्यादा, वो तो पार्टी लेवल की बातें हैं, हमारी बातें नहीं। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उनका कहना है कि मैं यादव हूँ, हिंदू नहीं। तो वहीं यूपी में जातिगत राजनीति हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और ऐसा आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है। लेकिन ये चीजें आई कब से? जब शुरुआत इसकी कांग्रेस ने करी है। जब कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि मुसलमान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, फिर कोई तो आगे आएगा जो कहेगा कि हिंदू मेरे हैं। अगर कांग्रेस ये ना कहती कि मुसलमान मेरे हैं, वो ये कहती कि सारे भारतवासी मेरे हैं, तो आज ये स्थितियां नहीं पैदा होती। और ये जो समाजवादी पार्टी जो सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से जब मुसलमान रुष्ट हुआ तो छोटे छोटे दलों के पास गया। भाई अगर आप मुसलमानों के एकजुट करेंगे तो वो तुष्टीकरण नहीं है। अब बीजेपी अगर हिंदुओं के एकजुट कर रही है तो तुष्टीकरण रहती है, तो गलत बात है। अगर आप मुसलमानों के एकजुट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के एकजुट करेगी। तो ये इसकी शुरुआत कहां से हुई, उसके जड़ में जाने की आवश्यकता है ना। भाई सत्ता में आने के लिए मुस्लिम वोट एक बल्कि वोट होता है, एक साथ पड़ता है, उससे सत्ता आती है, जाती है। एक प्रभावशाली मतदाता है मुसलमान। तो चूंकि अब इस तरीके की चीजें माहौल क्रिएट कर दिया गया है प्रदेश में कि भाई भाजपा मुस्लिम अगेंस्ट है, तो जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ रहेंगे। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, इसको खत्म होना चाहिए। लोगों को विकास के बारे में सोचना चाहिए। एज ए युवा मैं ऐसा सोचता हूं कि इन सब चीजों के ऊपर विकास के बारे में सोचें, क्योंकि जब भी देश की बात आती है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े होते हैं। तो देश की एकता, अखंडता के बारे में सबको सोचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पे आपका गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और सरकार का स्टैंड इस पे जो क्लियर है कि सभी बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, उनको ढंग से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको ढंग से रोटी नहीं मिल पा रही है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं उनके अंदर। मुसलमान आज भी इस देश में एक गरीब तबका है, और उनका उत्थान कैसे होगा? ऑलरेडी हमारे यहाँ 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, उसमें 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। तो अगर वो 5 करोड़ घुसपैठिए वापस चले जाएंगे तो उन 5 करोड़ लोगों को जो व्यवस्थाएं सरकारी मिले वो कहीं ना कहीं यहाँ के मुसलमानों को मिलना शुरू हो। यहाँ के तो मुसलमानों को भी जागरूक होना चाहिए। जो बांग्लादेशी उनको शरण देने के बजाय, उनको छुपाने के बजाय, उनको चिन्हित करके सरकार को बताने का काम करना चाहिए। जो आज समाज में द्वेष भावना चल रही है ना, जो कोई कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, कहीं बांग्लादेश नारा, तो इसी वजह से लग रहा है। कुछ ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो ऐसे लोगों को छुपाते हैं, बचाने का काम करते हैं। तो नहीं करना चाहिए। वो आपके देश का नागरिक नहीं है। यहाँ जैसे मैं भी हिंदुत्व की राजनीति करता हूं, तो मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इस देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, इस भविष्य में इस देश का नुकसान हो सकता है जिन चीजों से, उसका विरोध खुल के होना चाहिए, और हिंदू मुसलमान दोनों को करना चाहिए। तो सर सरकार इस पे कुछ कर क्यों नहीं रही? क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अभी भी भारत में ही है। देखिए, बांग्लादेश कोई राज्य नहीं है। किसी भी देश पे हमला करने के लिए या किसी भी देश पे आक्रमण करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, तमाम नियम कानून हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठे और बम मार दिए। ठीक है, उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रही है, सेंसस लगा रही है। अगर उनको खत्म करना है तो उनको आर्थिक रूप से आप तोड़ दीजिए। वो वैसे भी भूखा नंगा देश है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे शरणार्थी और तो भगाने के लिए SIR चल ही रहा है। जो फर्जी मतदाता थे उनका नाम काटी जा रहा है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इस पे बेसिक लेवल पे जो काम करना था तो सरकार बेसिक लेवल पे काम करी, ताकि 1-2 साल बाद इसका एक रिजल्ट निकले।
सारे घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे, सारे फर्जी मतदाताओं का नाम कट जाएगा, तो जो देश के वास्तविक लोग हैं सही सरकार चुनेंगे। अभी क्या है कि डेमोग्राफी जो बदल रही है ना, बंगाल में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, बहुत सारी जगह ऐसी है, कश्मीर में देख लीजिए बहुत तेजी से डेमोग्राफी बदली है, झारखंड देख लीजिए बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये जरूरी। फिर से मैं निकाय चुनाव पे आता हूँ। हाँ, जनपद जौनपुर में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जो है ब्रजेश सिंह आ रहे हैं और धनंजय सिंह का जिला पंचायत की सीट पे कब्जा है, तो आने वाले चुनाव में ये दोनों बाहुबली मैदान में आ रहे हैं, तो इस पे आप पहली चीज तो मैं कभी भी किसी भी बाहुबली का समर्थक नहीं रहा हूँ और ना ही मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। और मैं युवाओं से भी यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सोचने समझने की शक्ति दे कि बाहुबली कभी भी किसी भी शिक्षित समाज का, सभ्य समाज का आइकॉन नहीं हो सकता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो इस मामले में मैं किसी भी अपराधी का या किसी भी बाहुबली का समर्थन नहीं करता हूं और मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करिए आप लोग, किसी सभ्य किसी अच्छे व्यक्ति को लाइए। कप सिरप मामले पे आप क्या कहें? कप सिरप मामले में देखिए, हमारा जौनपुर जो है वो इत्र इमरती और IAS IPS के लिए जाना जाता है, शिक्षा की नगरी है। लेकिन दो बाहुबलियों के झगड़े में जौनपुर की जो इमेज और विपक्ष के द्वारा भी जो इमेज बनाई गई कि यहाँ कोडीन की तस्करी होती है, कोडीन देखिए जितने भी कप सिरप बनते हैं उसके लिए कोडीन आवंटित होता है, उसका प्रॉपर एक लाइसेंस होता है, आवंटन होता है, सभी कंपनियों को दिया जाता है, एक लीगल प्रारूप है। कोडीन के नाम से जौनपुर को बदनाम करना, ये चाहे जौनपुर के बाहुबली हो, चाहे फैजाबाद के बाहुबली हो, या देश के किसी कोने का कोई भी बाहुबली हो, या विपक्ष के कोई नेता हो, अगर जौनपुर के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आप जौनपुर के हर व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं। आपके भी पार्टी के लोग यहाँ चुनाव लड़ते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के पार्टी के भी लोग भी यहाँ चुनाव लड़ते हैं। जौनपुर को आप कोडीन करके बदनाम मत करिए। जौनपुर शिक्षा के लिए सुप्रसिद्ध है, इमरती के लिए सुप्रसिद्ध है, IAS IPS के लिए सुप्रसिद्ध है, इत्र के लिए सुप्रसिद्ध है। इसकी विशेषता बताइए। और मैं इन ऐसे सभी लोगों का मैं विरोध करता हूं, आपके चैनल के माध्यम में अपना विरोध दर्ज करता हूं, क्योंकि कोई भी बाहुबली कभी मेरा आइकॉन नहीं रहा है। मैं इन सब चीजों के सदैव खिलाफ रहा हूं। तो फिर ये सर चुनाव कैसे जीत जाते हैं? ठीक है, चुनाव जीत जाते हैं, धन बल है, बाहुबल है। भाई लोगों की बुद्धिमत्ता उतनी नहीं है, वो लोग सही गलत के बारे में लोग समझ नहीं पाते हैं, वो एक हवा में बहती है और उसी में वो अपना बह जाते हैं। ठीक है, उस वक्त की जरूरत बन जाती है, इनको हराना है, उनको जिताना है, वो एक माहौल होता है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई कैसे जीत रहा है, कोई क्यों हार रहा है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन एक सभ्य समाज के लिए बाहुबली, कोई भी बाहुबली, कहीं का भी बाहुबली आइकॉन नहीं हो सकता है। आज के युवाओं को ये चीज सीखनी चाहिए। और जौनपुर हमारा इत्र इमरती और IAS IPS के लिए फेमस है, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और कोई भी बाहुबली आपसी प्रतिद्वंदिता में जौनपुर को कोडीन के लिए बदनाम करेगा, ये क्षम्य नहीं है। जौनपुर जनता माफ नहीं करेगी किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और आप खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें। और तमाम बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ने, खैर हम लोग तो बहुत छोटे सिपाही हैं जनता के, अभी बहुत निचले स्तर पे हैं, लेकिन ठीक है, हमारी विशेष शुभकामना है आपकी, आप लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।